हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है। आज मैं आप लोग के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ सवाल जो है आप लोगों ने पूछे हुए हैं, कुछ यूज़र्स ने, कुछ व्यूअर्स ने, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, अलग अलग यूज़र्स अलग अलग समय पे वीडियोस देखते हैं, तो उनके एक ही सवाल कई बार रिपीटेड आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का जो है एक राउंड 2 हम लोग जो है एक देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक अपडेट से जो मेरे पुराने वीडियो से लिंक्ड है। वो ये है कि मेरा आयरा ऐप जो है शुरू से वर्क नहीं कर रहा था, बट उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया नहीं। एक्चुअली बीच में टाटा मोटर्स aira_support@tatamotors.com पे मैंने ईमेल वगैरह किया था, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस वगैरह बताए थे, बट वो वर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे टाटा मोटर्स से फ़ोन आया उनके एक सर्विस सेंटर से कि सर आपको जो है मेरे सर्विस सेंटर में आकर के आपका कोई गाड़ी का एक पार्ट आया हुआ है, वो पार्ट आपको रिप्लेस करना है आपकी गाड़ी में। तो मैं हेरिटेज मोटर्स थाने में गया। वहाँ पे मेरी गाड़ी का एक टेलीमैटिक कंट्रोल यूनिट, वो TCU बोलते हैं उसको, वो आया हुआ था। वो पार्ट थोड़ा महंगा है, उस पर MRP लिखी हुई थी 24,700 समथिंग रुपीज़। वो एक वीडियो कैसेट जो होते हैं ना, पुराने वीडियो कैसेट प्लेयर, उसके जैसा दिखता है। तो वो चीज़ थी, वो उन्होंने रिप्लेस करी। जो अपना उसमें उन्होंने कहा कि जो इसमें सर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड मॉड्यूल लगा हुआ है, BSNL और एयरटेल का इसमें सिम कार्ड है। जबकि आयरा सपोर्ट से मुझे बोला गया था कि आपका जो सिम कार्ड है सर आपके कार में, वो BSNL का है। तो अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो फिर आप सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो चीज़ जो है उन्होंने रिप्लेस करी। रिप्लेसमेंट करने के लिए जो स्पेस थी, पैसेंजर सीट के नीचे हम लोगों की ई सिम की मॉड्यूल लगी हुई है टॉप एंड मॉडल में। तो वहाँ पे उन्होंने ओपन किया, हार्डली 10 मिनट्स का काम था। उन्होंने वो पार्ट रिप्लेस किया और आयरा ऐप जो है प्रॉपर सिंक्रोनाइज होने लगा। सारे फंक्शंस जो है, हॉर्न्स, लाइट्स, लोकेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंक होने लगी। तो ये एक अपडेट था जो आयरा ऐप के बारे में मुझे आपको देना था। बट ये है कि ये एप्लीकेशन जो है ये थोड़ा जिटरी है, ये कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है, कभी कभार काफ़ी टाइम के बाद ये वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई आयरा ऐप अपडेट की बात। दूसरी चीज़ मैंने जो फेस की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मेरी गाड़ी में मैंने जस्ट गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाला, एक दो लोग साथ में भी थे। तो वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही गियर को ड्राइव मोड में डाला, बट वो लीवर तो मूव कर रहा है, बट MID जो है उसमें गियर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही है। तो उस केस में मुझे थोड़ी सी मतलब मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो गया, कोई अभी तो गाड़ी बिल्कुल चल रही थी, अभी अचानक से बंद हो गई है। तो मैंने उनके टोल फ्री पे फ़ोन किया। पहले मैंने डीलर को फ़ोन किया, तो डीलर ने अपने सर्विस पर्सन से बात करवाई। उन्होंने बोला कि सर आपको जो है गाड़ी को शायद टो करके लेके सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। मैं बोला कि भाई गाड़ी चल रही थी अभी के अभी, अचानक से बंद हो गई, उसमें टो करने की ज़रूरत तो आनी नहीं चाहिए। बट उन्होंने बोला कि सर एक बार आप टोल फ्री पर भी बात कर लीजिए। तो मैंने पैरेलली जो है फिर उसके बाद टोल फ्री पे फ़ोन किया। तो टोल फ्री पे फ़ोन करने के बाद जो उनका भी कहना यही था कि सर गाड़ी को सर्विस सेंटर में एक बार टो करके लेके जाके चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम के बाद मैं आपका टोइंग अरेंज करता हूँ, एक कॉल आएगा आपको। टोइंग के लिए ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के बाद भी मुझे कोई कॉल नहीं आया, या फिर शायद मैं दूसरे कॉल्स पे बिजी था तो वो मिस हो गया होएगा। तो मैंने दोबारा से आयरा टाटा मोटर्स के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया। तो उनका कहना था कि सर मैं टोइंग अरेंज कर रहा हूँ, टोइंग अरेंज करने के पहले मैं एक टेक्नीशियन भेजता हूँ, टेक्नीशियन पहले चेक कर लेगा कि अगर आपके गाड़ी में टोइंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो फिर हम लोग टोइंग प्रॉपर अरेंज कर देते हैं। तो टेक्नीशियन से मेरी बात हुई, तो टेक्नीशियन का कहना था कि सर मुझे पहुंचने में ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगेंगे, जबकि सिटी में ही कार थी, मेरे ऑफिस में ही पार्क थी एक्चुअली। तो टेक्नीशियन ने 40-45 मिनट्स तो बोला, बट वो 20 मिनट्स के आसपास में ही आ गया। उसके पास जो है एक स्कैनिंग टूल था, उसको ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक OBD स्कैनर, OBD स्कैनिंग टूल कहते हैं। वो कैसा है कि वो उसने गाड़ी में जो आपका राइट साइड का एक्सेलरेटर के ऊपर का पोर्शन है, वहाँ पे आपका गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स होता है।
तो उसने वो फ्यूज़ बॉक्स को ओपन किया, वहाँ पे अपना OBD स्कैनर कनेक्ट किया और मोबाइल एप्लीकेशन से उसने चेक करने की कोशिश की। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या है सर, गाड़ी आधी इलेक्ट्रॉनिक है आधी मैकेनिकल है, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। तो उसने उसमें कुछ फॉल्ट कोड देखा होएगा, तो उसने जस्ट मोबाइल से ही अपने फॉल्ट कोड को क्लियर कर दिया। उसके बाद गाड़ी में गियर लगने शुरू हो गए। इसका मतलब बेसिकली मैकेनिकल फॉल्ट कोई था नहीं, बट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का फॉल्ट था, जिसके कारण जो है गाड़ी गियर नहीं चेंज कर रही थी इंजन में। इसके जस्ट पहले एक लोकल मैकेनिक भी तब तक कैसे आ गए थे इनके आने के पहले, तो उन्होंने देखने के बाद सीधा बोल दिया कि सर आप इसको सर्विस सेंटर में ही लेके चले जाओ, गाड़ी वारंटी में है, मैं इसमें हाथ लगा के कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, सर्विस सेंटर वाले सही चेक कर लेंगे। BS6 मॉडल है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। वहाँ पर भी सर्विस सेंटर में भी वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके फॉल्ट कोड से बेसिकली क्लियर करते। तो ये चीज़ें मेरी उनके मोबाइल के ही थ्रू हो गई, तो मेरी प्रॉब्लम तभी के तभी रिजॉल्व हो गई। इट टुक ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसीजर जब से मेरी गाड़ी रुकी और जब से वापस से शुरू हुई करीब 1-1.5 घंटे का टाइम लगा उनके आने में, कॉल्स में और ये सारी चीज़ों में, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। टेक्नीशियन का भी यही कहना था कि सर आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं ये फॉल्ट किसी में भी हो सकता है, नॉट ओनली मतलब ठीक है आपकी कार के साथ हुआ, आपकी कार के साथ सही हो गया, बट ये किसी भी गाड़ी में हो सकता है। और सारी गाड़ियों में आजकल पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो भी पूरा प्रोसीजर था ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, बिकॉज गाड़ी वारंटी में है, टाटा की तरफ से ही सब कुछ अरेंज किया हुआ था। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि OBD स्कैनर जो है ये कोई बहुत महंगा टूल नहीं है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मात्र 800 रुपये में। तो मैंने भी उसकी अभी परचेजिंग तो की नहीं है, बट मैं जस्ट उसको मंगाने ही वाला हूँ, क्योंकि क्या है OBD स्कैनर के थ्रू आप उसको गाड़ी के फ्यूज़ में अगर लगा देते हैं तो एग्जैक्ट फॉल्ट कोड जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। और आप भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, चूँकि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कुछ ऐसी अगर माइनर प्रॉब्लम हो तो आप उस फॉल्ट कोड्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही एक बात कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो गाड़ी में फॉल्ट्स आ सकते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बिल्कुल घबरा नहीं जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर ऑब्वियसली अगर कहीं बीच रास्ते में हो जाएं या हाईवे पर अगर आप जा रहे हो तो इन सारी जगहों पे हो जाएं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। बट आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए और शायद से आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये OBD स्कैनिंग टूल जो है, OBD स्कैनर जो है, ये आजकल की सारी गाड़ियों में फ़िट हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 2010 के बाद की जितनी भी गाड़ियाँ हैं। तो आप ये चीज़ जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी नहीं, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, सस्ता भी है। तो कुछ अगर माइनर फॉल्ट वगैरह रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरे सवाल कुछ ऐसे आ रहे थे मेरे पुराने वीडियोस के अनुसार कि AMT गाड़ी में जर्क्स और स्मूथनेस कैसा है गियर जब चेंजेस होते हैं। देखिए गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, जर्क्स तो मतलब अगर मैं जैसे अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ बिल्कुल भी जर्क्स नहीं है। जो भी आप झटके महसूस कर रहे हैं या वीडियो में वैसा देख रहे हैं, ये रोड में जो थोड़े बहुत खड्डे हैं उसके कारण ही है। बाकी गियर शिफ्टिंग बिल्कुल भी स्मूथ है, एकदम पता नहीं लगता है। हाँ ये है कि अगर आप एकदम तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे ना तो एक जो AMT गियर बॉक्स में एक जो पॉज आता है 1 सेकंड का 2 सेकंड का, वो आप फील करेंगे बहुत काफ़ी तेज़ एक्सेलरेशन में। अगर आप एक कांस्टेंट टाइप की स्पीड पे चल रहे हो, बहुत फास्ट बहुत स्लो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, बहुत तेज़ ब्रेक नहीं लगा रहे हो, बहुत तेज़ एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तो आपको बस एक हल्का सा फील आता है कि हाँ बस ऐसा गियर चेंज हो रहा है। वो भी लोअर गियर्स में 1 2 3 4 5 6 में तो 4 से कब 5 हो जाएगा, 5 से कब 6 हो जाएगा, तो कई बार राइड में पता भी नहीं लगता है। अगर आप उतनी हाई स्पीड पे चल रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें हो रही हैं। तीसरी चीज़, एक दो लोगों ने पूछा मुझसे कि सर आपने जब गाड़ी ली तो आपने डीलर से नेगोशिएट कैसे किया, क्योंकि कोई भी डीलर जो है वो कोई प्राइस में डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि BS6 मॉडल्स में टाटा की सारी गाड़ियों में इनफैक्ट नेक्सॉन के सारे मॉडल्स में 14,500 रुपये का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ये एक्चुअली सारे पूरे व्हीकल सेक्टर में जो है सब में प्राइस इंक्रीज़ जो है BS6 नॉर्म्स आने के बाद आफ्टर लॉकडाउन जो है अप्रैल के बाद से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो इसमें भी 14,500 रुपये का फ़र्क आया है। बाकी डिस्काउंट जो है देखिए डीलर की साइड से मुझे आप ऐसा अगर देखेंगे तो कोई विशेष डिस्काउंट मिला नहीं। जितना उन्होंने कोटेशन दिया था, मैंने बस एक क्रॉस चेक करने के लिए एक दूसरे डीलर के पास में गया था, तो उन्होंने जो कोटेशन दिया उसमें करीब 15,000 रुपये का फ़र्क था।
ठीक है। सेम चीज़, बस इंश्योरेंस पे बात बन रही थी। मैंने 3 इयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया हुआ है। इंश्योरेंस में मैंने कुछ एड ऑन कवर्स भी लिए हुए हैं, जिसमें ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, रिटर्न टू इनवॉइस है और इंजन प्रोटेक्शन कवर है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप गूगल पे एक सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये पूरा कवर जो है मेरे को 3 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव विथ थर्ड पार्टी एंड एवरीथिंग, ये मुझे 75,500 रुपीज़ का कोटेशन मिला था डीलर की साइड से। मैंने बाहर से कोटेशन लेने की कोशिश की थी, तो एक कंपनी का कोटेशन 69,700 का आया था, बट वो एक मॉडल नीचे के लिए था, मींस वो सिंगल टोन वेरिएंट के लिए था। वो 11 लाख उसका एक शोरूम प्राइस है। ये जो बाद में मैंने जो मॉडल लिया इसमें डुअल टोन है, तो इसका 11,20,000 रुपये एक शोरूम प्राइस था। तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे लगा कि उसमें 2-3,000 रुपीज़ बढ़ ही जाएंगे, और ये इंश्योरेंस मैंने डीलर से खुद ही लिया है। तो डीलर ने ही ये इंश्योरेंस करके दिया चोलामंडलम से। उनके पास 3-4 कंपनीज होती हैं, वो आप जिनसे भी बोलोगे वो करके देंगे। तो चोलामंडलम का ये कोटेशन था, तो मैंने बोला कि फिर अब 2,000-3,000 रुपीज़ का फ़र्क आएगा, तो ये फिर फाइनली कर लेते हैं। तो वो चीज़ मुझे पड़ी। बाकी काफ़ी लोग जो है, अभी 1 अगस्त से IRDA का रूल आ गया है कि आप अभी ज़रूरी नहीं है कि 3 साल का पूरा इंश्योरेंस लेना है, तो आप 1 साल का भी ले सकते हो। थर्ड पार्टी कवर ऑलमोस्ट 3 इयर्स का रहेगा। उसमें कई लोगों का इंश्योरेंस का कोटेशन के कारण जो है फ़र्क आ रहा है, किसी को 35,000, किसी को 40,000, इसी तरीके के कोटेशन मिल रहा है। मुझे भी याद है, मुझे फर्स्ट कोटेशन जो है वो सिंगल+3 के लिए 40,000 रुपीज़ का मिला था, तो मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा है। मैंने थोड़ा 1-2 जगह बाहर पता किया, तो उन्होंने बोला कि आप 3 इयर्स का लेंगे तो आपको 23,000-24,000 रुपये पर ईयर से ज़्यादा का आना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, 75,000 ऑलमोस्ट अगर आप डिवाइड करोगे 3 इयर्स में, तो इट कम्स टू अराउंड 25,000 रुपये। तो एक्सेप्टेबल लगा मुझे, तो मैंने फिर उसके लिए ऑप्ट कर लिया। डीलर के साइड से ही इंश्योरेंस है और सारी चीज़ें हैं। तो ये एक इंश्योरेंस वाली बात हो गई। और जर्किनेस तो बिल्कुल भी सर गाड़ी में नहीं है। इनफैक्ट 1-2 यूज़र से मेरी बात हुई ओवर द फ़ोन। उनका कहना ये था कि उन्होंने मैनुअल गाड़ियाँ चलाई, टाटा की नेक्सॉन, और उसके बाद उनको AMT का भी टेस्ट राइड करने का मौका मिला। तो AMT में वो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील कर रहे थे, और अपने डेली राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से उनको लगा कि फिर AMT उन्हें ज़्यादा सूट करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर AMT लेते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा जर्क महसूस होगा, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गाड़ी की राइड बिल्कुल स्मूथ है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीजर्डली चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो फ़र्क आएगा। दूसरी चीज़ है कि कभी कभार देखिए, ट्रैफिक में गाड़ी में, ऑटोमेटिक गाड़ी में मैनुअल मोड भी दिया रहता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल के लिए। तो आप मैनुअल मोड का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको इंस्टेंट हाई एक्सेलरेशन की ज़रूरत हो, आपको ओवरटेकिंग करने की ज़रूरत हो। नॉर्मल डे टू डे राइड में तो यूज़ पड़ती ही नहीं है। आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी भी होती है, जिस भी मोड में आप चला रहे हो, इको मोड में काफ़ी स्लो एक्सेलरेशन है, बट सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड तो एकदम, स्पोर्ट्स मोड तो बिल्कुल भी अच्छा है। वो तुरंत से आप गाड़ी वगैरह को ओवरटेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट फिर भी अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करना चाहते हैं, तो मैनुअल मोड में गाड़ी एक ही गियर पे रहती है, आपको एक्सेलरेशन एकदम इंस्टेंट मिलेगा उसमें, ठीक है। और जब उसमें गियर चेंज होते हैं, अगर आप तेज़ एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वो जो पॉज है वो आपको काफ़ी फील होएगा। बहुत लैग महसूस होता है उस टाइम पे कि गाड़ी जब गियर चेंज करती है। तो ये एक चीज़ है कि मैनुअल मोड में जो है वो गाड़ी का थोड़ा सा लैगी बिहेवियर हो जाता है, वो ज़्यादा महसूस होता है AMT के मुकाबले। मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे एक सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी जो मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी अरेंजमेंट मैं करता हूँ। तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा मैनुअल मोड में ही आपको गाड़ी चला करके दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर के आसपास। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी कैसे गियर चेंजेस होते हैं उसमें, और क्या फीलिंग्स मतलब जो भी आपको दिख जाएगा उसमें। दूसरी एक चीज़ है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में भी क्वेरीज काफ़ी आ रही हैं। एक है हिल असिस्ट फंक्शन। देखिए, हिल असिस्ट फंक्शन में क्या होता है, गाड़ी अगर किसी इंक्लाइन पे हो, अब वो ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल इंक्लाइंस ऐसे हैं जैसे आप गाड़ी, अगर आपके घर थोड़ी ऊंची जगह पे बना हुआ, पार्किंग कर रहे हो, आप बेसमेंट में पार्किंग कर रहे हो, आप किसी मॉल में जा रहे हो, तो उसकी जो इंक्लाइन है, या फिर आप फ्लाईओवर्स वगैरह पे चढ़ रहे हो, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो मैं इसके बारे में आपको अपडेट ये देना चाहता हूँ। देखिए सर, गाड़ी में क्रीप फंक्शन है। आप गाड़ी के ब्रेक से जैसे ही पाँव उठाएंगे तो गाड़ी पीछे रोल करेगी ही नहीं, गाड़ी सीधा आगे ही जाती है धीमे धीमे स्पीड में। गाड़ी का रोल करने का पीछे का प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट एक मैं और इसमें प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ। एक पोर्शन है मेरी राइड में जो काफ़ी इंक्लाइंड है, वहाँ पे मीन्स नॉर्मल गियर वाली गाड़ियाँ भी वहाँ पे पीछे आती हैं, अगर आपने प्रॉपर उसमें क्लच को छोड़ के, अगर इस पर ब्रेक छोड़ के अगर एक्सेलरेटर पे पाँव नहीं रखा। बट AMT गाड़ी वहाँ पर भी
काफ़ी कन्वीनियंटली जो है वो ऊपर चढ़ गई। इनफैक्ट मैं इंक्लाइन पर रुका था, रुकने के बाद मैंने खुद को लगा कि अगर गाड़ी पीछे जानी नहीं चाहिए, अगर कोई पीछे होगा तो उसको अननेसेसरी तकलीफ होगी, मुझे भी गाड़ी का वो रिस्क लेना नहीं था। तो मैंने हैंड ब्रेक यूज़ किया। हैंड ब्रेक यूज़ करके मैंने गाड़ी को थोड़ा रेस दिया ड्राइव मोड में, तो गाड़ी थोड़ा सा ऐसा आगे की तरफ पुश होने का ऐसा इंतज़ार करती है कि गाड़ी ऐसा ड्रैग एक थोड़ा फील होता है। उसके बाद आप धीमे धीमे हैंड ब्रेक को नीचे करिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली ही आगे जाएगी। उस पर मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हिल असिस्ट का, तो आपको तुरंत भी आइडिया लग जाएगा। तीसरा सवाल था गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल को कैसे इस्तेमाल करना है। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पीड आप जैसे अगर आप खाली रास्ते पे हो या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और अगर आप मिनिमम 3rd गियर पे हैं और आपकी गाड़ी 30 के स्पीड से ऊपर है, तो गाड़ी में जो क्रूज़ फंक्शन है उसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके लिए एक फर्स्ट बटन जो है वो ऑन करने के लिए है, उसके बाद उसके डायगनली एक ऑपोजिट बटन जो दिया है उसको प्रेस करेंगे तो जो है क्रूज़ फंक्शन शुरू हो जाता है। उस स्पीड पे गाड़ी जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली चलती रहती है, उस गियर में ही भी रहेगी, गियर भी चेंज नहीं होएगा। ठीक है, आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो आप माउंटेड कंट्रोल से ही स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, गियर नहीं चेंज होते हैं। अगर आपको फिर मैनुअली गियर चेंज करना है या ऐसी कुछ चीज़ है, जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रूज़ फंक्शन उस समय के लिए कैंसिल हो जाएगा, आप वापस एक्सेलरेटर दबा करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपको अगर हायर गियर्स में यूज़ करना है क्रूज़ फंक्शन, तो 4th गियर के लिए 40 की मिनिमम स्पीड चाहिए। 3rd गियर के लिए जैसे 30 की मिनिमम स्पीड चाहिए थी, 4th गियर के लिए वो 40 की स्पीड होनी चाहिए, और 5th गियर के लिए 50 की स्पीड होनी चाहिए। प्रोसीजर सेम है, सेम ही चीज़ आपको करनी है। और आपको अगर आपने एक बार आप क्रूज़ कंट्रोल कर लिया, फिर आपको अगर क्रूज़ को एक सर्टेन स्पीड पे रिज्यूम करना है, तो वही कॉर्नर वाला जो बटन है रिज्यूम का, वो रिज्यूम का बटन आप यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये जो क्वेरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डीलर से जो नेगोशिएशन की बात है वो भी मैंने डिस्कस कर ली। ज़्यादा डिस्काउंट का ऑप्शन नई गाड़ी में मुझे भी नहीं मिला, बट ओवरऑल डीलर का जो कोटेशन था इस गाड़ी के लिए विद 3 इयर्स इंश्योरेंस वो 13,66,000 आई थिंक 67,000 का था। फाइनल ऑन रोड मुझे पड़ी है ये 13,42,000 में करीब। बट उसमें ये है कि उन्होंने मेरे से कुछ एक्सेसरीज़ भी डिस्कस हुई थी, बट लॉकडाउन के कारण वो एक्सेसरीज़ नहीं मिल पाई मुझे, तो उन्होंने मुझे उसके फंड्स रिफ़ंड कर दिए। मैंने फाइनल 13.50 लाख में गाड़ी डीलर को दिया था। उन्होंने 8,500 रुपये सीट कवर्स और मैटिंग एंड मड फ्लैप्स के लिए हुए थे, तो वो चीज़ें उन्होंने वापस कर दी, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने दिखाई थी वो मुझे उस प्राइस की लगी नहीं, तो मैंने उसको ऑप्ट आउट कर लिया वहाँ से। तो ऑल मिला करके मुझे गाड़ी का प्राइस 13.42 लाख के आसपास पड़ा है। और आज ही मैंने सीट कवर की बुकिंग भी की है। थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे सीट कवर्स, गाड़ी के कलर से भी थोड़े अलग हैं, थोड़े यूनिक हैं। लगने के बाद मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की सीट्स कैसी दिखती हैं। थोड़ी अलग से स्पोर्टी लुक आएगी उसमें, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। गाड़ी का कलर ग्रीन है, रूफ टॉप वाइट है, सीट कवर्स कुछ अलग ही कलर के हैं। वो जब वीडियो बनाता हूँ तब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। जो भी सवाल रहे आप लोग इस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा की तरह सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। किन्हीं यूज़र्स का छूट गया होगा तो आई एम रियली सॉरी। मैं फिर भी कोशिश करते रहता हूँ, किसी का अगर कमेंट्स अनआंसर्ड गया हो तो मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल डिसलाइक भी करिए। तो आप जैसे जैसे मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।